स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे चलकर करना चाहते हैं। देखिए, यहां पर आपको पता होगा कि यूपीएससी का जो पूरा प्रोसेस है एग्जाम का, नोटिफिकेशन से लेकर जब फाइनल रिजल्ट आता है उसमें लगभग 15 महीने लग जाते हैं। मैं यहां पर सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात कर रहा हूं। यूपीएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन जो सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम है CSE, इसमें लगभग 15 महीने का लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह आई है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने यूपीएससी को कहा है कि यह जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा लंबी है, कोई भी एग्जाम 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें बोली गई हैं जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बेनिफिट के लिए हैं। आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। आगे चलकर एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली काफी कुछ जानने को इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, जैसा कि आपको पता है स्टडी IQ के द्वारा बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से आपको बेटर बैच लाया जाता है ताकि आपका क्रैक हो सके यूपीएससी। देखिए, ये जो बैच है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक 2024 के लिए, यहां पर आपको पूरी तैयारी तो मौका मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ मान लीजिए अगर आप ये बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, उस केस में आपको मौका मिलेगा फ्री में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम एनरोल कराने का। मतलब 2024 में आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया और प्रीलिम्स क्रैक हो गया, उसमें आपको फ्री में जो दिल्ली में स्टडी IQ का हेडक्वार्टर है वहां बुलाया जाएगा। रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी सोच के देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में करी जाएगी। एक बड़ा मुहिम चलाया गया है स्टडी IQ के द्वारा। यह बैच को हुए 1-2 दिन हुआ है। जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको सबसे कम दाम पर यह मिल जाए। या फिर वो सभी एस्पिरेंट जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मतलब कि लगभग 3 साल का यह पूरा प्रोग्राम होगा। 2025 में जो लिखने वाले हैं उनके लिए भी सेम यहां पर फ्री में मेंस की तैयारी कराने के लिए यह बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर EPFO का आपको पता है एक बड़ी वैकेंसी आई है, वो भी जो भी कोर्स आपको लेना है स्टडी IQ पर, NCERT से लेकर जो भी हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर आपने देखा होगा कई सारे कमिटीज होते हैं। फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, एडहॉक कमिटीज होती हैं। एडहॉक बेसिकली क्या होता है, समय समय पर जब जरूरत पड़ता है तो कुछ कमिटीज को क्रिएट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज होती हैं, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में। डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, जैसे रेलवे को लेकर एक यहां पर एक कमिटी होती है जिसके अंदर ऑपोजिशन के मेंबर और जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं वो होते हैं और अलग अलग प्रकार के सजेशंस देते हैं और बहुत ज्यादा सीरियस लिया जाता है उसको। हेल्थ हो गया, इसको लेकर उसी प्रकार से यहां पर एक और कमिटी है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस। ये कमिटी क्या करती है, अगेन यूपीएससी को, जो कि रिक्रूटमेंट बॉडी है जो अलग अलग IAS IPS और इन सबको रिक्रूट करती है, उनके लिए कई सारे रिकमेंडेशंस देती है। तो उन्होंने यहां पर एक रिपोर्ट जारी किया है और यह कहा है कि जो अभी 15 महीने का पूरा लॉन्ग प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर, यह बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है इंपैक्ट करता है एस्पिरेंट्स के ऊपर, और कहीं ना कहीं इसको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि आखिर क्या कारण है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और मुश्किल से 50% के आसपास ही टर्नआउट होते हैं। मतलब FPR सिर्फ 50% के आसपास होते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसको लेकर मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी करंट पैटर्न के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो यूपीएससी का एग्जाम है वो 3 स्टेजेस से होता है। प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाई आपको करना होता है जस्ट ताकि आप मेंस में जा सकें, और मेंस वाला और इंटरव्यू दोनों मिलाकर यहां पर आपके जो मार्क्स आते हैं और उसके बेसिस पर जो रैंक होती है वो डिसाइड करती है कि आपको IAS मिलेगा, IPS मिलेगा या फिर IRS, जो भी चीजें हैं वो उसके हिसाब से होता है। और एवरेज टाइम अगर हम देखें, मतलब जब नोटिफिकेशन, जैसे इस बार का फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अभी नोटिफिकेशन कब आया था, फरवरी के महीने में आया था सिविल सर्विसेज के लिए। आपको फॉर्म वगैरह फिल करना होता है ताकि आप 28 मई को ये वाला जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो लिख सकें। तो 28 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर उसके 3-4 महीने के बाद मेंस का एग्जाम होगा, फिर उसके कुछ महीने के बाद इंटरव्यू का एग्जाम होगा। तो ले दे के आप कह सकते हैं कि 2024 में अप्रैल के आसपास ये पूरा रिजल्ट आएगा। अप्रैल के आसपास फाइनल रिजल्ट आएगा 2024 में, अभी जो एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब 15 महीने के आसपास लग गए, फरवरी से लेकर अगले साल
अप्रैल मई तक अगर आप देखो तो ये 15 महीने बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए ये कमेटी का कहना है कि यहाँ पर हमें उसको रिड्यूस करके 6 महीने करने की जरूरत है। सोच के देखिए 15 महीने का पूरा प्रोसेस 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, ऐसा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स, और हम सबको पता है जो भी लोग इस एग्जाम को दिए हैं, इस प्रोसेस से गुजरे हैं, उन सबको पता है कि हमारे यूथ का जो एक इंपॉर्टेंट समय होता है, जब हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो काफी सारा टाइम हमारा, क्योंकि आप समझिए लाखों बच्चे ये एग्जाम बैठते हैं लिखने और मुश्किल से 1000 के आसपास पूरा सेलेक्ट हो पाते हैं। और उसमें भी अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो टॉप 80-90 में आना पड़ेगा ताकि आईएएस मिल सके, उसके बाद टॉप में आना पड़ेगा ताकि आईपीएस मिल सके, फिर यहाँ पर आईएफएस, और इस तरह से होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम क्रैक ही नहीं हो पाता। मैं खुद जानता हूं कि यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 8 साल 10 साल इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, अपना पूरा समय उन्होंने यहां पर इस एग्जाम में दे दिया है, लेकिन उसको क्रैक नहीं कर पाए हैं। और इसी की वजह से ये जो कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी है, उन्होंने रिकमेंड किया है यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, कि आप कुछ ऐसे कदम लीजिए ताकि जो रिक्रूटमेंट का साइकिल है उसको यहां पर कम किया जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ये भी बोला गया है कि जो क्वालिटी समय मेंटेन होती है उसको विदाउट कॉम्प्रोमाइज करते हुए ऐसा होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ एक और जो लो टर्नआउट को लेकर बोला गया है, देखिए यूपीएससी के लिए जैसा मैंने बताया ये बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर बताया गया कि 32 लाख कैंडिडेट्स अपीयर किए थे एग्जाम में 2022 में। 32 लाख एग्जामिनेशन जो है अप्लाई किए थे, 32 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था कि हम यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें बैठेंगे, और मुश्किल से अपीयर कितना किए, सिर्फ 52% के आसपास। 16,82,000 कैंडिडेट्स ने ही एक्चुअल में एग्जाम लिखा। अगर मैं आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करूं तो आप देख सकते हो कि 11.5 लाख कैंडिडेट्स ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था 2022 में, लेकिन कितने यहां पर अपीयर हुए एक्चुअल प्रीलिम्स में, सिर्फ 5,73,000। तो क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार इतने अप्लाई करते हैं, लेकिन जब एग्जाम का एक्चुअल डेट आता है तो इतने कम क्यों हो जाते हैं। चलो मान सकते हैं कि 20%, 10%, 15% इतने बच्चे नहीं आ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, अचानक से कोई हादसा हो गया तो अपीयर नहीं होते हैं बच्चे, लेकिन 50%, मतलब 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 50 बच्चे ही अपीयर होंगे। तो इसका कारण क्या है, ये पूछा है कमेटी ने कि यूपीएससी को ये देखना चाहिए। और साथ ही साथ यूपीएससी ये, क्योंकि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो आपको फीस पे करनी होती है, भले ही 100 रुपए हो यूपीएससी का, तो वो 5 साल में यूपीएससी ने कितना फी पे किया, कितना कलेक्ट किया, उसका क्या यूटिलाइजेशन किया, उसको लेकर भी कमेटी ने यूपीएससी से सवाल पूछा है। और इन सारी चीजों को देखते हुए पार्लियामेंट की कमेटी ने बोला है कि आपको एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए, यूपीएससी को एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए, और उनको देखना चाहिए इन सारी चीजों को कि क्या किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा है, अक्सर आप सुनते होंगे कि बोला जाता है कि भेदभाव होता है, जो इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड अर्बन कैंडिडेट्स होते हैं और अगर वहीं नॉन इंग्लिश मीडियम कोई स्टूडेंट है रूरल एरिया से, तो उनके बीच में जो भेदभाव होता है उसको लेकर जो एक्सपर्ट कमेटी है वो एग्जामिन करे कि उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है। ऑल्दो यहां पर बोला गया है कि पिछले 10 वर्षों से, अगर पिछले कई वर्षों से आप देखोगे तो यूपीएससी समय समय पर चेंजेस करता रहता है ताकि यहां पर चीजों को सुधार लाई जा सके, लेकिन वो चेंज करने के बाद क्या इंपैक्ट आया, क्या बदलाव हुआ, उसको लेकर अभी तक प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं किया गया है। तो इसी की वजह से एक प्रॉपर एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए यूपीएससी को, ताकि इसको लेकर पूरा अच्छे से जांच हो सके। फिर साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से, कुछ आर्ट्स के बैकग्राउंड से, तो सभी का लेवल प्लेइंग फील्ड क्या एक है कि नहीं है। कोई अगर दूसरे बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या उसको एडवांटेज होता है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उसको लेकर भी कमेटी को जांच करनी चाहिए कि कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड सभी के लिए सेम बनाया जा सकता है। और जैसा कमेटी कहती है उसके बाद यूपीएससी को इसको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। फिर जो एक और बड़ा मुद्दा था आंसर की को लेकर, देखो क्या होता है कि अभी जो 28 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, आप सबको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, और जैसे ही एग्जाम होता है आपने देखा होगा कि हर जगह आंसर की को लेकर बहुत ज्यादा बहस छिड़ती है। किसी इंस्टीट्यूट का कहना होता है कि देखो इसका आंसर ए होगा, किसी का कहना है नहीं ए नहीं होगा बी होगा, किसी का कहना है सी होगा। तो इतना ज्यादा यहां पर जो है आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि यहां पर आंसर की जो है वो यूपीएससी अपना ऑफिशियल आंसर की प्रीलिम्स के बाद नहीं निकालती, जब पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाता है आपको पता है उसके बाद आंसर की आता है, 1 साल के बाद आंसर की आता है। तो क्या है कि एक बार जब एग्जाम का प्रोसेस खत्म हो गया और मान लो यूपीएससी ने गलत आंसर की जारी की है, किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया है, तो उस केस में क्या होगा, फिर
कैंडिडेट्स, अब आपको पता ही है प्रीलिम्स में अब 0.2 मार्क्स से आपका रह जाता है, 0.5 मार्क्स से आपका रह जाता है। तो उन बच्चों का क्या होगा जिनका सिलेक्शन एक्चुअल में होना चाहिए था लेकिन गलत आंसर की वजह से, क्योंकि आंसर की गलत थी, इसकी वजह से यहां पर गलत चीजें हो गई। तो इसके लिए यहां पर क्या है कि कमीशन का यह कहना है कि आप प्रीलिम्स के बाद ही आंसर को निकालने की कोशिश करिए। देखो ये सब सजेशन है, ये जरूरी नहीं है कि यूपीएससी इसको मानेगा, क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ और आंसर की आ गया, उस केस में यहां पर फिर आप कंटेस्ट कर सकते हो ना, बोल सकते हो यूपीएससी को देखो इसका आंसर ये नहीं है, आप जो कह रहे हो वो उसका आंसर दूसरा होगा, तो ताकि एक फेयरनेस हो सके एग्जाम के अंदर। तो इसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है, देखना होगा यूपीएससी इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। लेकिन ओवरऑल यहां पर कमिटी ने यही कहा है कि बहुत सारे हमें बदलाव करने की जरूरत है ताकि एग्जाम की जो ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, ये सारी चीजें मेंटेन हो सकें। तो आपका क्या सोचना है दोस्तों? और सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि ये 6 महीने में कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा। क्या 6 महीने में अगर एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा तो जो मेंस के इतने सारे पेपर होते हैं, 9 पेपर आपको लिखने होते हैं, क्या इसको रिड्यूस करके 5 पेपर कर देगी? क्या इसको रिड्यूस करके 3 पेपर हो जाएगा? क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ा सुझाव आया है कि 15 महीने से घटाकर 6 महीने में पूरा प्रोसेस खत्म होना चाहिए। देखते हैं यूपीएससी इस पे क्या कदम लेती है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये चलता रहा है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में पहली बार कौन से एक्ट के माध्यम से लाया गया था ब्रिटिश टाइम में, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर जितनी भी चीजें हैं यूपीएससी से इर्द गिर्द, चाहे ऑप्शनल का पेपर हो, ईपीएफओ हो गया, यूपीएससी का जो 2024-25 की तैयारी, या फिर एनसीईआरटी आपको लेना हो, जो भी कुछ है सब कुछ मिलेगा हमारे वेबसाइट ऐप पर। जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।